सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आप सभी लोगों का ITBP टेली कम्युनिकेशन में कांस्टेबल भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है 18 सितंबर को। तो इस 18 सितंबर को जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है, इससे पहले जितने भी आपके लिए मॉक टेस्ट हो सकते हैं आपके GA के, वो हम करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ हिंदी का भी मॉक टेस्ट हम अपने इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। GK और GS वाले पार्ट की बात की जाए तो रोजाना सुबह 10 बजे आपको ये लाइव मॉक टेस्ट मिलता है। वही अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का दोपहर 3 बजे आपको लाइव मॉक टेस्ट मिलता है। तो आप लोग एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा इन मॉक टेस्ट को लगा लीजिएगा, क्योंकि इन मॉक टेस्ट में हम वही क्वेश्चनों को रख रहे हैं जो क्वेश्चन आपके ITBP टेली कम्युनिकेशन या आपका ट्रेड्समैन एग्ज़ाम में जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने रखे हुए हैं। और साथ ही साथ एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवा रहा है वो TCS के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो TCS के द्वारा जो अभी हाल ही में रिसेंटली क्वेश्चन लगातार जो पूछे जा रहे हैं उनको भी हमने कंप्लीट इसमें किया हुआ है। तो चलिए आज का पार्ट नंबर जो हम ले रहे हैं वो आपका पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले इसके 8 जो मॉक टेस्ट हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा हुआ है तो इसी वीडियो के आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिलेगा जिसकी मदद से आप लोग बचे हुए पार्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और आपको करना क्या है, सभी क्वेश्चनों का आंसर देना है और जितने भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग लास्ट तक इसमें जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। और आज के मॉक टेस्ट में हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम आपका अब आ चुका है। तो इसीलिए हमने आज के मॉक टेस्ट में कुल 25 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी ओजोन गैस, ऑप्शन डी है आर्गन। तो यहाँ पर बात की गई थी आपके वैश्विक तपन के लिए। तो वैश्विक तपन के लिए जो गैस जिम्मेदार नहीं है वो है आर्गन। कौन सी गैस है? आर्गन। आर्गन का जो रासायनिक आपका सूत्र होता है ये आपका AR होता है, और रासायनिक दृष्टि से ये एक निष्क्रिय गैस है। कैसी गैस है? ये एक निष्क्रिय गैस है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, लिखा हुआ मीथेन। तो मीथेन का आप लोगों से फार्मूला पूछ ले तो वो आपका हो जाएगा CH4। कार्बन का एक बॉन्ड है और आपके हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 बंध हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आपकी मीथेन होती है, मीथेन एक आपकी ग्रीन हाउस गैस भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछ ले मीथेन कैसी गैस है, तो मीथेन एक आपकी प्राकृतिक गैस के साथ साथ ग्रीन हाउस भी गैस है, ठीक है। तो बात आती है इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो बात की गई है द्वितीय अशोक की। तो द्वितीय अशोक के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है कनिष्क। कौन जाना जाता है? कनिष्क। अब यहाँ पर बात की गई है कनिष्क की, इसके साथ साथ समुद्रगुप्त की, फिरोज शाह तुगलक की और स्कंदगुप्त की। अब जितने भी क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आएंगे सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कनिष्क के बारे में। तो कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का शासक था। आपसे पूछ सकता है कनिष्क किस वंश का शासक था, तो ये कुषाण वंश का एक महान शासक था। लेकिन जो कुषाण वंश की स्थापना होती है वो कुजल कुडफिसेस के द्वारा होती है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जब कनिष्क गद्दी पर बैठा हुआ था तो इसने अपनी राजधानी क्या बनाई हुई थी, तो फिरोजपुर जिसे हम पेशावर कहते हैं उसको इसने राजधानी बनाया हुआ था। आपसे पूछ सकता है कनिष्क गद्दी पर कब बैठा, तो ये गद्दी पर बैठा था 78 ईस्वी में। और जब ये गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी में, तब इसने एक संवत चलवाया 78 ईस्वी को ही, जिसे शक संवत कहा जाता है। और इस शक संवत को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है,
ठीक है। अगर आपसे पूछे कनिष्क जो था ये किस धर्म को मानता था, तो ये बौद्ध धर्म को मानता था। किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। और जो इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी हुई थी वो अश्वघोष ने दी थी। किसने दी थी? अश्वघोष ने दी थी। अश्वघोष ने ही एक बुद्ध चरित्र नामक एक पुस्तक भी लिखी हुई है। ठीक है। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है कनिष्क से, कनिष्क ने ही कश्मीर में कनिष्कपुर नामक ग्राम की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहता था। तो यहाँ से देख सकते हैं कनिष्क के दरबार में नागार्जुन रहते थे, वसुमित्र रहते थे, आपके पार्श्व रहते थे, आपके महाचेत रहते थे और संघ रक्षक भी रहते थे। नागार्जुन की बात की जाए तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है और नागा अर्जुन ने ही माध्यमिक सूत्र पुस्तक लिखी है और इसी माध्यमिक सूत्र में ही सापेक्षता का सिद्धांत मिलता है। ठीक है। इसके बाद में आपको यह भी याद रखना है कि जो कनिष्क का शासन था, कनिष्क के ही शासनकाल में गंधार शैली और मथुरा शैली का भी विकास हुआ है। इसके बाद कनिष्क के ही शासनकाल में सन आपके 100 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है और जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है इसके समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो वसुमित्र बनाए गए थे और जो ये आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है ये आपके कुंडलवन कश्मीर में आयोजित होती है। तो देख सकते हैं करीब करीब कनिष्क से बनने वाले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के जो 9 राजा थे और दक्षिणावर्त के जो 12 राजा थे इन सभी को हराया था समुद्रगुप्त ने, इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के उपाधियों की बात करें तो इसने अश्वमेधकर्ता की उपाधि ले रखी थी, कविराज की उपाधि ले रखी थी, विक्रमंक की उपाधि ले रखी थी। कविराज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक संगीत प्रेमी था और इसने स्वयं को सिक्के पर दर्शाया हुआ था बीड़ा बजाते हुए। ठीक है। इसके दरबारी कवि की बात करते हैं तो इसके दरबार में जो सबसे ज्यादा आपके विद्वान व्यक्ति थे वो थे हरिसेन। हरिसेन ने ही इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख भी लिखवाया था। ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखते हैं लिखा हुआ फिरोज शाह तुगलक। आप लोगों को करना क्या है, जितने भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं क्वेश्चन के साथ में इन सभी पॉइंटों को आपको नोट करना है। इन्हीं पॉइंटों से और इन्हीं क्वेश्चनों से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा राजा था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया था। इससे पहले जितने भी राजा हुए हैं किसी राजा ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगवाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद जैसे कुल 300 नगरों की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद और इसने ही अपने शासनकाल में जो एकता प्रणाली थी इसकी शुरुआत कर दी थी। अगर एकता प्रणाली के इतिहास की बात की जाए तो इल्तुतमिश ने इसको स्टार्ट किया था और अलाउद्दीन जो खिलजी था इसने इसको बंद किया, लेकिन एक बार फिर से फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में इसको लागू कर दिया था। ठीक है। और इसी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की जो संख्या थी वो सर्वाधिक थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी बचता है लिखा हुआ स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त से आपसे 2-3 पॉइंट पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान इसने सौराष्ट्र का जो गवर्नर नियुक्त किया था वो किसे किया था, तो याद रखना है पर्णदत्त को इसने सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है। इसके बाद इसने जो गिरनार पर्वत पर सुदर्शन जो आपकी झील थी इसका पुनरुद्धार भी इसने करवाया था। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए चार्टर्ड एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट 1853। तो जो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी वो दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 के तहत। किसके तहत? चार्टर एक्ट 1813 के तहत।
इसके बाद ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, लिखा हुआ है चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 की बात की जाए तो इस आपके एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इनको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, और दास प्रथा के लिए विधि विरुद्ध एक कानून लाया गया। और इसके साथ साथ प्रथम जो विधि आयोग था जिसके मैकाले ने अध्यक्षता की थी, वो भी आपके चार्टर एक्ट 1833 के तहत आया था। ऑप्शन नंबर बी, लिखा हुआ चार्टर एक्ट 1793। अगर इस एक्ट की बात की जाए तो इस एक्ट के तहत सिविल सेवा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, लिखा हुआ है चार्टर एक्ट 1853। तो 1853 एक्ट की बात की जाए तो न्यायालय को उनके संरक्षण की शक्ति प्रदान करता है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1813। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का चेयरमैन। ऑप्शन नंबर डी, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो कंट्रोलर और ऑडिटर जो जनरल है, इसको जो नियुक्त करता है वो करता है भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 लिखा हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर जो वर्तमान में है वो श्री ओम बिरला जी है। पूछिए लोकसभा जो है वो आपकी किस क्रम की है? तो ये आपकी 17वीं लोकसभा है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का चेयरमैन। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो है जगदीप धनखड़ जी। इसके बाद यहाँ पर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की बात की गई है। तो वर्तमान में जो हमारे सीएजी हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के लिए जो आर्टिकल का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है ये है 148। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले पहले कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कौन थे तो वो हो जाएंगे नरहरि राव, जो कि 1948 में आपके बनाए गए थे। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कोई बिल मनी बिल है या नहीं, या कौन निर्धारित करता है? यानी कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसके बारे में जो निर्धारण करते हैं वो करते हैं भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, पूछ ले किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 110 यानी 110 के तहत। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आपको और याद रखना है, पूछ ले कि ज्वाइंट सिटिंग की जो बैठक होती है वो किस आर्टिकल के तहत होती है? तो 108 यानी 108 आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सिटिंग होती है। और पूछे ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। और जब इसको बुला दिया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लेकिन अध्यक्षता यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। बुलाते राष्ट्रपति हैं लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण देव राय सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी है पुलकेशिन। तो बात की गई है कोणार्क सूर्य मंदिर की। तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो निर्माण हुआ था, ये निर्माण हुआ था सन 1250 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा। कहाँ पर हुआ था? तो ओडिशा के पुरी जिले में हुआ था। कब हुआ था? तो 1250 में हुआ था। किस वंश ने करवाया था? गंग वंश ने करवाया था। और किस राजा ने इसका निर्माण करवाया हुआ था? तो नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया हुआ था। ठीक है, तो सन 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने इसको अपनी धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था। ठीक है, और कोणार्क मंदिर को ही कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने कनिष्क के बारे में आपको बता ही दिया है, और कनिष्क के बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है शिवाजी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर में। ऑप्शन नंबर डी है शिवनेर में। तो बात आई है शिवाजी की। तो शिवाजी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को हम डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं।
तो शिवाजी की बात की जाए, शिवाजी मराठा वंश के प्रतापी शासक हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो आपका सन 1627 ईस्वी में शिवनेर में आपका हुआ था। ठीक है। इसके बाद पूछ ले शिवाजी के पिता कौन थे, तो वो शाहजी भोसले हो जाएंगे। पूछ ले शिवाजी की माता कौन थी, तो जीजाबाई हो जाएंगी। पूछ ले शिवाजी के गुरु कौन थे, तो रामदास हो जाएंगे। इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी सन 1656 ईस्वी में रायगढ़ बनवाई हुई थी। इसके बाद सन 1659 ईस्वी में जो सलहार का युद्ध हुआ था, इसमें मुगलों को इन्हीं ने पराजित किया था। इसके बाद इनका जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जो अष्टदिग्गज का जो पूरा मंत्रालय था ये था कृष्णदेव के शासनकाल में। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिवाजी से संबंधित, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ठीक है। और जो शिवाजी का अष्टप्रधान नामक एक पूरा मंत्रिमंडल होता था, इसके जो प्रधान होते थे वो पेशवा होते थे, जिनको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। ठीक है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, इन्होंने 2 कर लगवाए हुए थे, चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है। और इनके शासनकाल में एक अधिकारी होते थे जिनको कहा जाता था आमत्य। क्या कहा जाता था? आमत्य। तो इसकी बात की जाए कौन होते थे, तो ये वित्त मंत्री होते थे। तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे शिवाजी से। तो यहाँ पर पूछा गया था जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था शिवनेर में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है गुप्त काल का सर्वप्रथम गणतज्ञ एवं खगोलविद कौन था? ऑप्शन नंबर ए बिरहा मिहिर, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मगुप्त। तो यहाँ पर बात की गई है गुप्त काल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल की स्थापना 240 ईस्वी में होती है। इसके बाद आपको याद रखना है कि गुप्त काल में जो सर्वप्रथम गणतज्ञ और खगोलविद हुए थे वो हुए थे आर्यभट्ट। कौन हुए थे? आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में रहते थे और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी हुई है आर्यभट्टीय। कौन लिखी हुई है? आर्यभट्टीय। ये आपको याद रखना है। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो लिखा हुआ है बिरहा मिहिर। तो बिरहा मिहिर की बात की जाए, ये भी चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत में रहते थे और इन्होंने अपनी जो पुस्तकें लिखी हुई हैं उनको आप लोग नोट कर सकते हैं। पंच सिद्धांतिका, जिसमें सूर्य सिद्धांतिका का वर्णन है। इसके बाद बृहत संहिता और बृहत जातक भी इन्होंने पुस्तक लिखी हुई है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, बाणभट्ट लिखा हुआ है। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासन काल में रहते थे। इनकी 2 पुस्तकें आपको याद रखनी है, एक हर्षचरितम हो जाएगी और एक आपकी हो जाएगी कादम्बरी। ये भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ब्रह्मगुप्त। इनके बारे में शायद ही जो कैंडिडेट है वो जानते होंगे। इनके बारे में हम आपको बता दें, इन्होंने ही सबसे पहले शून्य की खोज की थी और इन्होंने ही बताया हुआ था कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की जो थ्योरी देने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे वो थे ब्रह्मगुप्त। कौन थे? ब्रह्मगुप्त। इन्होंने ही अपनी पुस्तक वह स्फुट सिद्धांतिका में इसको प्रतिपादन किया था और इन्होंने ही अपनी पुस्तक खंड खादक भी लिख रखी है। तो आपको इनके बारे में भी याद रखना होगा। ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न की बात आती है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्यभट्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां ऑप्शन नंबर ए वस्तुएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध हो, ऑप्शन नंबर बी आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, ऑप्शन नंबर सी मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो, ऑप्शन नंबर डी आपूर्ति और मांग परस्पर संतुलन में हो। तो अगर आपूर्ति और मांग परस्पर संतुलन में होंगे तो बाजार भी आपकी संतुलित रहेगी। मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो तो मंदी आपकी रहने वाली है। ऑप्शन नंबर बी आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो तब आपकी महंगाई होगी और यहाँ पर यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए फाहियान, ऑप्शन नंबर बी इत्सिंग, ऑप्शन नंबर सी हेनस्यांग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने वही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो पूछा गया है वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हेनस्यांग को। किसे कहा जाता है? हेनस्यांग को। अब यहाँ पर बात आई है हेनस्यांग की, तो हेनस्यांग के बारे में देख लेते हैं। हेनस्यांग एक चीनी यात्री था और यह
आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था आपके बौद्ध शिक्षा को लेने। वैसे जितने भी चीन यात्री भारत में आए हुए हैं ये सभी आपकी बौद्ध शिक्षा लेने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महान विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो हेनत्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ था। और हेनत्सांग की पुस्तक की बात की जाए तो हेनत्सांग ने पुस्तक लिख रखी थी सी यू की। कौन सी लिखी हुई है? सी यू की। अगर पूछे हेनत्सांग भारत कब आया हुआ था तो सन 627 ईस्वी में आया हुआ था। कब तक रहा था तो 643 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। और इसने ही अपनी पुस्तक में शूद्रों को कृषक की उपाधि दे रखी है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड लिखा हुआ है इत्सिंग। इत्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो इत्सिंग सन 672 ईस्वी में भारत आया हुआ था और 695 ईस्वी में अपने देश वापस लौट गया था। और इसने अपनी एक पुस्तक लिख रखी है जिसका नाम है मलय द्वीप पुंज। कौन सी पुस्तक है? मलय द्वीप पुंज। ऑप्शन नंबर ए फायान लिखा हुआ है। फायान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया और इसकी जो पुस्तक है वो है फा क्यू की। कौन है? फा क्यू की। हेनत्सांग की पूछे तो सी यू की, आपसे इत्सिंग की पूछे तो हो जाएगी मलय द्वीप पुंज, और फायान की पूछे तो वो होगी फा क्यों की। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, कह रहा है किस नदी के किनारे चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, बी है गोदावरी नदी, सी है ताप्ती नदी, डी है महानदी। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के मध्य जो आपका युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। पूछ ले कब हुआ था तो 618 ईस्वी में ये युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन पुलकेशिन सेकंड के द्वारा हार गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी थे? तो अगर आप लोगों को वीडियो अब पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा उन कैंडिडेट के पास में ये वीडियो शेयर जरूर करें जो भी कैंडिडेट ITBP टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल वैकेंसी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो पूछा गया है कौन से राष्ट्रपति पूर्व में गृह मंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए BB गिरी, बी है ज्ञानी जैल सिंह, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी है R वेंकट रमन। तो बात की जाए पूर्व में जो गृह मंत्री थे बाद में राष्ट्रपति हुए तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत के 7वें राष्ट्रपति रहे हैं। पूछ ले आपके कब हुए थे तो ये सन 1982 ईस्वी से लेकर 1987 ईस्वी तक रहे हैं और ये पहले सिख राष्ट्रपति भी थे। याद रखना है, पहले सिख राष्ट्रपति भी थे। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, लिखा हुआ BB गिरी। तो भारत के ये चौथे राष्ट्रपति रहे हैं। 1975 ईस्वी में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है और BB गिरी ही प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में बात की जाए तो ये जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं ये हुए हैं तीसरे नंबर के। कितने नंबर के? तीसरे नंबर के। कब हुए थे तो 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन ही प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है यहाँ पर R वेंकट रमन। तो ये भारत के 8वें राष्ट्रपति हुए हैं और यह भी गृह मंत्री हुए थे इसके साथ साथ 1982 ईस्वी में, लेकिन कार्यवाहक गृह मंत्री थे। रक्षा मंत्री भी ये रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इनके पास रही थी। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। कह रहा है यहाँ पर तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कायल, ऑप्शन नंबर बी कारवा, ऑप्शन नंबर सी बोट चैनल, ऑप्शन नंबर डी है एटॉल। तो तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले जो लैगून को कहा जाता है वो कहा जाता है बोट चैनल। क्या कहा जाता है? बोट चैनल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के पूर्वी तट पर, ऑप्शन नंबर सी कनाडा के पूर्वी तट पर, ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस के पूर्वी तट पर। तो जो द ग्रेट बैरियर रीफ है ये आपकी है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ठीक है, चलिए
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है यूटोपिया किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए टॉमस मूर की, बी है लियो टॉल्स्टॉय की, सी है मैकियावेली, डी है कार्ल मार्क्स। तो यूटोपिया जो पुस्तक है इसको जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था टॉमस मूर ने। किसने लिखा हुआ था? टॉमस मूर ने। डी नंबर कार्ल मार्क्स लिखा हुआ है, ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 16 की ओर। कह रहा है ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी विजय तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है मुंशी प्रेमचंद। तो ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी को जो लिखा हुआ है वो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए अंडकोश की थैली में, ऑप्शन नंबर बी प्रोस्टेट की ग्रंथि में, ऑप्शन नंबर सी वृषण में, ऑप्शन नंबर डी है मूत्रा वाहिनी में। तो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है ये होता है वृषण में। कहाँ पर होता है? वृषण में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। कह रहा है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है? ऑप्शन नंबर ए एलिसा टेस्ट, बी है आपके कोलेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है रेडियोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी है बायोप्सी। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट कहलाता है बायोप्सी। कौन सा टेस्ट होता है? बायोप्सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, बी है 25 जनवरी, सी है 27 सितंबर, डी है 21 सितंबर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, और 25 जनवरी को ही भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी सन 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मियादी ज्वार किस कारण होता है? ए है वायरस, बी है बैक्टीरिया, सी है कवक, डी है प्रोटोजोआ। तो मियादी ज्वार जो होता है ये होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुल 25 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई हुई है, क्योंकि क्वेश्चन हम जितने करवा सकते हैं उतने करवाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम आपका आ चुका है तो इसीलिए यहाँ पर हमने ज़्यादा क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, बी है मणिपुर, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है असम। तो पोलो खेल का जो प्रचलन भारत में होता है ये होता है मणिपुर राज्य से। कहाँ से होता है? मणिपुर राज्य से। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पोलो जो खेल था इसको सन 1210 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का शासक, ये खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। पोलो खेल को ही कहा जाता है चौगान। क्या कहा जाता है? चौगान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कह रहा है मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? ए है आपके 2-2 मिनट के, बी है 3-3 मिनट के, सी है 4-4 मिनट के, डी है 5-5 मिनट के। तो मुक्केबाजी की जो स्पर्धा होती है इसमें जो राउंड होते हैं वो 3-3 मिनट के होते हैं। कितने कितने मिनट के? 3-3 मिनट के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। कह रहा है आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एरिना, बी है रिंक, सी है मैट, डी है ग्रीन्स। आइस हॉकी का जो खेल परिसर है वो कहलाता है, आपको याद रखना है, रिंक। क्या कहलाता है? रिंक। एरिना जो है यहाँ पर आपका जो कुश्ती होती है वो एरिना में ही होती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 की तरफ आते हैं। कह रहा है प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत पूछा गया है, ऑप्शन लिखे हुए हैं मार्टिन लूथर, जॉन फिलिप, माइकल जॉन, कार्ल मार्क्स। तो प्रोटेस्ट जो आंदोलन हुआ था ये मार्टिन लूथर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पूछ ले मार्टिन लूथर कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ए आपका 24 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस जो लीग थी इसकी स्थापना होती है 1928 ईस्वी में। कौन करता है? तो रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है। तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना होती है तो इसके सदस्य भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के लिए हमने आपका क्वेश्चन जो रखा हुआ है वो है प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। इसमें से आपको राइट ऑप्शन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है। और इसके साथ साथ जो आज की हमने क्लास ली हुई है, क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे और जो मेरे द्वारा डिस्कशन किया गया है वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलेंगे आप लोगों के साथ में इसके मॉक टेस्ट नंबर 10 के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।